डियर एस्पायरेंट्स, हमारी विज्ञान के सीरीज का जो अगला टॉपिक होने वाला है वो हमारा होगा कैपिटल जी के ऊपर, अर्थात जो सार्वत्रिक पूरे सौरमंडल में, सभी जगह, सभी पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जो सार्वभौमिक उस पर गुरुत्वाकर्षण का कैसा नियम लागू होता है, हम आज उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, विस्तृत जानकारी करेंगे और उसके बारे में कौन कौन से कथन सत्य हैं, कौन कौन से असत्य हैं, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से आग्रह ये करता हूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि मज़ा तो आने ही वाला है। और अगर आपको कहीं भी हमारा वीडियो अच्छा लगे किसी भी समय पर, तो आप इसको खटाक से लाइक कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सो दैट उनको भी ये नॉलेज पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो होगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये दिया गया था न्यूटन के द्वारा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जो यूनिवर्सल लॉ होते हैं, यूनिवर्सल लॉ का मतलब ऐसा रूल जो यूनिवर्स की सभी छोटी मोटी चीज़ों पर, प्लैनेट्स पर, ग्रहों पर, सेलेस्टियल बॉडीज पर, सब पर एक जैसा, एक समान रूप से लगे, वो अप्लाई हो, उसी चीज़ को हम लोग सार्वभौमिक नियम कहते हैं, या सार्वत्रिक जो सब जगह प्रेजेंट हो, उसको हम सभी लोग यूनिवर्सल लॉ कहते हैं। अब ये लॉ किसके बारे में बताने वाला हूँ? ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में, ग्रेविटेशन के बारे में। क्या होता है ये रूल, क्या होता है ये नियम? ये नियम सीधा सा ये कहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप जरा सा भी नहीं करिएगा। एक एक पॉइंट इसको आप कॉपी पर भी पहले समझ लीजिए, फिर आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया गया था न्यूटन दादा के द्वारा, सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने ये बताया कि ब्रह्मांड में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स आप ले लीजिए, ब्रह्मांड का मतलब ग्रहों की बात नहीं कर रहा हूं, आप ये मार्कर भी ले लीजिए और आप एक बालू का कण भी ले लीजिए, या आप कोई एक इंसान ले लीजिए, या आप कोई ग्रह ले लीजिए, या कोई तारा ले लीजिए। ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी चीज, कोई भी पिंड, कोई भी वस्तु, इन्हीं आप दो चीजों को ले लीजिए, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, इससे कोई मतलब नहीं। उसका मास क्या होगा, उसका त्रिज्या क्या होगी। मान लीजिए ये पिंड है, एक ये पिंड है। पिंड का मतलब हमेशा ग्रह से नहीं होता है, पिंड का मतलब फिजिक्स में किसी भी दो ऐसी चीजों, किसी भी चीज जिसमें कोई मास हो, मास अर्थात द्रव्यमान हो। तो मान लीजिए एक मैंने ये मास ले लिया, इसको मैंने कह दिया ये m1 है, मास 1 है, और इसको मैंने कह दिया ये मास 2 है। तो न्यूटन सर ने क्या बताया था कि ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी दो ऑब्जेक्ट, कोई भी दो पिंड जिनके अलग अलग मास हो सकते हैं या हो, या कोई जरूरी नहीं है, आप कोई भी दो मास ले लीजिए, उनके अंदर क्या होगा, और यदि वो मास अपने केंद्र से जो दूरी नापी जाती है वो समान दूरी पर हो, ये r है, ये मिड पॉइंट, यहां से ये जितनी दूरी पर, वहीं से ये इतनी दूरी पर, ठीक है। तो एक यहां से यहां का r मतलब त्रिज्या, r को बोलते हैं त्रिज्या, एक ये r, ठीक है, ये एक त्रिज्या। तो त्रिज्या तो बराबर ही है, इसलिए मैंने इसको r1 और r2 नहीं लिखा। आप लोग सोचते होगे ना फिजिक्स में कि सर अगर हमने मास अलग अलग लिखे हैं तो त्रिज्याएं भी r1 r2 क्यों नहीं लिखी होती है? इसलिए क्योंकि मैंने कहा यदि वो दोनों लोग किसी भी दूरी पर है तो उसका जो सेंटर पॉइंट होगा, जितना r इधर होगा उतना ही r इधर होगा। इसीलिए जब r और r दोनों बराबर है तो r1 और r2 लिखने से कोई मतलब ही नहीं होता है। अब क्या होता है, क्या न्यूटन सर ने बताया कि ब्रह्मांड में कोई भी दो ऑब्जेक्ट, उनका किसी एक का मास m1 आप ले लीजिए, किसी का मास m2 ले लीजिए, वो क्या करते हैं, वो दोनों मास एक दूसरे को बीच में, उनके बीच में एक फोर्स लगता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कौन सा फोर्स आकर्षित करता है? गुरुत्वाकर्षण बल। अब ये वाला मास इसको अपनी ओर आकर्षित करता है,
किसी फोर्स से, किसी बल से। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। और ये वाला मास भी उसी बल से इसको आकर्षित करता है। तो अब आप सोच रहे होंगे भाई ऐसा कैसे, ये तो छोटा है। आप ये मार्कर ले लीजिए और एक मार्स का ग्रह ले लीजिए, मार्स अर्थात मंगल ग्रह ले लीजिए, तो क्या ये मार्कर क्या मंगल ग्रह को आकर्षित करता है? जी हाँ, आकर्षित करता है। इसके और इसके आप दो चुंबक रख लीजिए, एक छोटा चुंबक रख लीजिए और एक बड़ा चुंबक रख लीजिए। आकर्षित कोई भी किसी को कर ले ये एक अलग मैटर है, लेकिन दोनों वस्तुओं के बीच में कोई फोर्स तो लग रहा है, कोई बल तो लग रहा है। उस बल को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय बल कहते हैं। तो चुंबकीय बल तो एक समान दोनों के बीच में कार्य कर रहा है। अब खींच कौन किसको लेगा, कौन किसको नहीं खींच पाएगा, ये F = ma के द्वारा हम एक दूसरे वीडियो में समझ लेंगे। और यदि मौका मिलता तो मैं आपको इसी वीडियो में समझा दूंगा कौन किसको पूरी तरह से खींच लेगा या एक्सेलरेट कर लेगा। लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में बल तो वही बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है? F अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये जो बल लग रहा है, इन दोनों के बीच में बल एक समान लग रहा है। कौन किसको खींचेगा इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हमने क्या कहा, जो न्यूटन सर ने क्या कहा था कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ब्रह्मांड के किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमेशा एक बल कार्य करता है, उसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे? तो उन्होंने कह दिया कि एक पिंड ये ले लीजिए जिसका मास m1 आपने लिया, और एक पिंड ये ले लीजिए जिसका मास आपने m2 लिया, और दोनों किसी दूरी पर रखे हुए हैं। उस दूरी को अगर हाफ करके देखें तो जितनी दूरी इस सेंटर से यहां तक की है उतनी दूरी इस सेंटर से यहां तक की है। तो r को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, तो दोनों r बराबर हो गई। तो इस प्रकार से हमने इस त्रिज्या को बता दिया कि इतनी त्रिज्या यहां, इतनी त्रिज्या यहां। अब क्या होगा? तो उन्होंने जो पहला स्टेटमेंट दिया था, पहला स्टेटमेंट क्या किया कि ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो समानुपाती होता है किसके? उनके मास के गुणनफल के। मास कौन कौन से हैं? एक m1 है और एक m2 है, इनका गुणनफल हो जाता है। ठीक है, क्यों हमने दोनों की गुणा की? क्योंकि ये इसके ऊपर बल डाल रहा है और ये इसके ऊपर बल डाल रहा है, तो दोनों का बल तो ज्यादा हो गया। जब ये इसके ऊपर कुछ बल डाल रहा है, ये इसके ऊपर कुछ बल डाल रहा है, तो वो जो बल है वो ज्यादा हो गया। और ज्यादा के लिए क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो जो बल लग रहा है वो किस पर डिपेंड कर जाता है? दोनों के मासेस के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों के द्रव्यमानों के ऊपर डिपेंड करता है, और उसका हम लोग गुणनफल कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। और किस पे डिपेंड कर जाता है? दूसरा स्टेटमेंट क्या कहा कि वह जो बल है एक तो मासेस पर डिपेंड करता है, और वो किस पर डिपेंड करता है? वो त्रिज्याओं पर डिपेंड करता है। लेकिन त्रिज्याओं पर कैसे डिपेंड करेगा? वो उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, अर्थात उल्टे रूप से संबंध होगा। यदि बल ज्यादा हमको चाहिए तो दोनों के बीच की दूरी हमें घटानी पड़ेगी, और गुणनफल तो करेंगे ही करेंगे। तो हम r गुणे r जब करते हैं तो हम इसको या करके कैसे लिख सकते हैं? और करके लिख सकते हैं, r गुणे r अर्थात r²। इसीलिए हम लोग कहते हैं वर्ग। अब देखिए यहां पर द्रव्यमान, अब मैं आपको एक सीधे चुंबक का उदाहरण देकर समझाता हूं। यदि दो चुंबक हैं, एक चुंबक ये है, एक चुंबक ये है, ठीक है, दोनों का कोई मास है, तो डेफिनेटली जितना ज्यादा इनका मास होगा उतना ही ज्यादा इनके अंदर आकर्षण शक्ति बढ़ेगी। और जितना इन चुंबक को हम छोटा कर देंगे, हम दूरी ना घटाएं बढ़ाएं, हमने इनको इतनी दूरी पर रखा हुआ है और इतनी दूरी पर हम केवल इनका मास घटाया बढ़ा रहे हैं। तो आप ये बताइए, हमने इतनी कम मास वाले चुंबक को पड़ोस में रखा है तो इनके बीच में बल ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? इतने छोटे चुंबक के बीच में बल कम लगेगा, अर्थात मास जब कम होता है तो बल भी कम होता है, तो समानुपाती हो गया। और जब मास ज्यादा होता है तो बल भी ज्यादा होगा, दो चुंबक आसानी से एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाएंगे। तो जब एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, तो
यदि मास बढ़ा दिए गए तो बल भी बढ़ गया, यदि मास घटा दिया गया तो बल भी घट गया। तो ये समान रूप से अनुपात इनका घट बढ़ रहा है, इसलिए हम इसको समानुपाती कहते हैं, अर्थात ये चिन्ह। और चिन्ह यही लगेगा, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती अगर होता है तो 1 अपॉन करके लिख दिया जाता है। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा बढ़ना या घटना। क्यों? अब देखिए चुंबक यही है, मास अब हम बराबर कर दे, इतने बड़े मास को कर दिया, 2 चुंबक है, इनको अगर यहां पर रखा तो इनके बीच में बल कार्य कर रहा है। कितना बल कार्य कर रहा होगा अभी आप जान जाएंगे। और अगर इन्हीं मासेस को मैंने बढ़ाकर इतना कर दिया, इनके दोनों के बीच की दूरियां त्रिज्याएं बढ़ा दी, अब बताइए क्या इनके बीच में उतना ही बल कार्य कर रहा होगा? नहीं, ये एक दूसरे को आसानी से आकर्षित नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि दूरी बढ़ गई। अर्थात क्या हुआ, दूरी बढ़ाने से बल कम हो जाता है और दूरी घटाने से बल बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए ये एक दूसरे से उल्टे बढ़ रहे हैं। यदि एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो बल घट रहा है, और यदि दूरी को घटा रहे हैं तो बल बढ़ रहा है। इसीलिए हम इसको व्युत्क्रमानुपाती अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो ये जो बल है, ये जब ज्यादा दूरी बढ़ा दी जाएगी तो कम हो जाएगा, और जब दूरी घटा दी जाएगी तो ज्यादा हो जाएगा। ध्यान ये रखिएगा, दोनों ही केस में गुणा की गई है, क्योंकि यहां पर किन्हीं भी 2 पिंडों के बीच के मास और उनकी त्रिज्याओं के बीच का रिलेशन है, और दोनों ही चीजों का इफेक्ट पड़ रहा है। एक त्रिज्या का तो इफेक्ट नहीं पड़ रहा, दोनों त्रिज्याओं का इफेक्ट पड़ रहा है। इसलिए हमने दोनों त्रिज्याओं की गुणा की है, अर्थात r गुणे r स्क्वायर हो जाता है, और m1 गुणे m2, m1 m2 स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि ये मास डिफरेंट है, ये मास डिफरेंट है। ठीक है, तो जब सेम ही राशियों का गुणा होता तो स्क्वायर होता है, यदि सेम राशियां नहीं होती तो स्क्वायर आप नहीं करते हैं, सीधे गुणा करके लिख देते हैं। तो क्या कहा गया, इन्होंने क्या कहा कि जो बल होता है, जितना ज्यादा मासेस होंगे उतना ही ज्यादा बल होगा, और जितना कम मास होगा उतना ही कम बल होगा। अर्थात कम बल नहीं होगा, बल कम होगा। तो फोर्स और मासेस का जो गुणनफल होता है समानुपाती होता है, वहीं दूसरी तरफ फोर्स और उनकी जो त्रिज्याओं का जो वर्ग है, जो त्रिज्याओं का गुणनफल है, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब यदि इसमें देखें फोर्स तो दोनों में एक जैसा आ रहा है, जब फोर्स दोनों में एक जैसा आ रहा है तो आप क्या कहेंगे, इन दोनों को मिलाकर लिख देंगे। F को एक बार लिख देंगे, F को एक बार लिख दिया और ये चिन्ह समानुपाती वाला लगा दिया, और क्या कह रहे हैं, m1 m2, m1 और m2 की गुणा करके m1 m2 हो गया, अपॉन 1 का तो कोई मतलब नहीं बनता, गुणा 1 करके लिख देंगे, वो उसका कोई मतलब नहीं। यहां पर बचा r स्क्वायर, तो m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब यहां पर आया कि इस चीज पर एक और चीज हम जो है लगाएंगे, तब ये यहां से चिन्ह हटेगा और यहां पर बराबर का साइन आएगा। ये तो अभी समानुपाती का चिन्ह लगा हुआ है ना, कि F मासेस के समानुपाती होता है और F त्रिज्याओं के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये हमने निकाल दिया। लेकिन अभी भाई बात बराबर बनी नहीं। बात तब तक बराबर नहीं बनेगी जब तक हम ये नहीं जान जाएंगे इनके बीच का जो नियतांक है, जो नियत अंक है, जो कांस्टेंट वैल्यू है, जब तक वो नहीं रखेंगे तब तक बात बराबर नहीं बनती है। हमेशा इस चिन्ह को हटाने के लिए हमको एक सार्वत्रिक नियतांक की जरूरत होती है, ऐसा नियतांक जो कि कभी घटे या बढ़े ना। तो यहाँ पर न्यूटन ने तो केवल इतना बोल दिया था कि हाँ भाई, इसकी जगह पर हम एक, चूंकि ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक आप कुछ रख देंगे, ये बराबर तभी होगा जब आप यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रख देंगे जो कि यूनिवर्सल होगा। ऐसा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रखेंगे जो कि सार्वत्रिक होगा, सभी पूरे विश्व में एक जैसा होगा। तो वहां पर आप एक ये रख देंगे। वैल्यू क्या थी न्यूटन को नहीं पता, लेकिन उन्होंने कह दिया कि ये बात तभी बराबर होगी जाकर जब यहां पर हम g की गुणा कर देंगे इस पूरी राशि में, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर में हम लोग g की गुणा जब करेंगे तभी f को हम बराबर मानेंगे। इतना करने के बाद कुछ समय के बाद न्यूटन की हो गई थी मृत्यु, और न्यूटन की मृत्यु के बाद जब और एक हमारे साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सर हेनरी कैवेंडिश। इन्होंने इस
जी के बारे में काफ़ी स्टडी की। उन्होंने ये देखा कि देखिए न्यूटन सर जो एक बात बताकर चले गए, जी की वैल्यू रखनी होगी, तो इस जी की वैल्यू को हमें ढूंढना है, निकालना है। और काफ़ी कैलकुलेशंस करने के बाद इन्होंने जी की वैल्यू को निकाला, सर हेनरी कैवेंडिश ने निकाला। काफ़ी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। जी की वैल्यू को, कैपिटल जी की वैल्यू को किसने निकाला? सर हेनरी कैवेंडिश ने। और कितना निकाला? 6.6732 इंटू 10⁻⁻11। अब इसकी जो मात्रक है, इस मात्रक को मैं अभी आपको निकाल के दिखाऊंगा, वो मैं मात्रक यहां पर लिखूंगा। मात्रक वो होता है जिस चीज में हम किसी चीज को नापते हैं। तो ये तो हमने निकाल लिया कि जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है, जो बल होता है, वो m1 m2 और r² पर निर्भर करता है, और उसके साथ हमको g की गुणा भी करनी पड़ेगी, तब ये बात बराबर होगी जाकर, वरना आपका फार्मूला तो यहीं पर खत्म हो गया था। लेकिन न्यूटन सर ने क्या किया कि इस समानुपाती के चिन्ह को हटाकर कहा था कि यहाँ पर कोई एक वैल्यू रखी जाएगी जिसको हम लोग g बोल देंगे। लेकिन जी की वैल्यू निकलने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद सर हेनरी कैवेंडिश ने जी की वैल्यू को निकाला और 6.6732 इंटू 10⁻⁻11 उन्होंने इसको प्रमाणित किया। और इसका मात्रक क्या है, कैसे निकालेंगे मात्रक? देखिए, इतना तो हमने निकाल लिया। यही होता है जो बल होता है आपके, या जैसे मार्कर है, मार्कर इसको भी खींच रहा है और ये इसको भी खींच रहा है, इन दोनों के बीच में बल लग रहा है। क्यों कोई खींच नहीं पा रहा है, ये कितना बल लग रहा है, इस ये बात की बात है। ये मैं आपको आगे आने वाले जो न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, इजीली आप उसमें समझ जाएंगे। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? मुझे जी की वैल्यू निकालनी है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू क्या होता है, G m1 m2 अपॉन r²। F के नीचे आप 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो G m1 m2 1 जा G m1 m2 हो जाता है, G m1 m2 इज इक्वल टू F इंटू r² हो जाता है, F r²। और आपको G निकालना है, तो G को आप होल्ड करके रखिए यहीं पर, m1 m2 को आप भेज देंगे उधर साइड में, तो क्या हो जाएगा, F r² तो अपनी तरफ था और ये मल्टीप्लाई में था, ये जाएगा उधर डिवाइड में, तो m1 m2 डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो G का जो फार्मूला निकला F r² अपॉन m1 m2 निकला। फार्मूला यही है, बस मैं इसको केवल मैंने पक्षांतर कर दिया। अब देखिए, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। हमेशा मैंने बताया, जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या को आप मीटर में नापते हैं, और मीटर का स्क्वायर अर्थात मीटर स्क्वायर हो गया अपॉन m1 m2। ये क्या है, मासेज हैं, इसका भी मास किलोग्राम में होगा, इसका भी मास किलोग्राम में होगा, तो ये हो जाएगा किलोग्राम गुणे किलोग्राम अर्थात किलोग्राम स्क्वायर। तो ये किलोग्राम स्क्वायर हो गया। मैं आपकी यूनिट तो यहां भी सही है, लेकिन फिजिक्स में स्टैंडर्ड यूनिट किसको मानते हैं, कोई भी चीज नीचे नहीं रखते हैं हम लोग, हम इस चीज को ऊपर ले आते हैं, और जो भी पावर होती है वो इन्वर्ट हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है। यदि यहाँ पर प्लस पावर है तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर तो अपनी जगह था ही, किलोग्राम स्क्वायर जो नीचे था हमने उसको इन्वर्स 2 कर दिया। तो ये जो जी का मात्रक निकला है वो यहाँ पर है, आप इसको लिख देंगे। जी की वैल्यू क्या हुई, 6.6732 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स 2। तो आपकी ये जी की वैल्यू सर हेनरी कैवेंडिश ने निकाल के दे दी थी। तो जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है, कोई भी कठिन नहीं है, लोग उसको कठिन बनाने की कोशिश करते हैं। सीधे सीधे न्यूटन ने केवल एक बात कही थी कि ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी 2 बिंदु ले लीजिए, चाहे आप बिल्कुल किनारे किनारे के बिंदु ले लीजिए, ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक के बिंदु ले लीजिए, उन दोनों के बीच में कोई ना कोई बल जरूर कार्य कर रहा होता है। उसी बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और वो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उन दोनों पिंडों के मासेस के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उन दोनों के बीच की जो त्रिज्याओं हैं, जो उनके बीच की दूरी है, उनके जो वर्ग है, उनका वर्ग गुणनफल होता है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्यों? आप सीधे सीधे एक चुंबक का जो मैंने उदाहरण दिया, मैंने आपको उदाहरण दिया चुंबक कि चुंबक का अगर मास बराबर रख ले और इनके बीच की दूरी पहले आपने केवल 10 सेंटीमीटर रखी और इतने ही मास को आपने बढ़ा दिया, आपने 15 सेंटीमीटर कर दी, तो इनके बीच का जो बल होगा कम हो जाएगा।
तो दूरी बढ़ाने से बल कम हो जाता है, दूरी घटाने से बल बढ़ जाता है। उसी प्रकार से यदि चुंबक उतनी ही रखिए, दूरी उतनी ही रखिए और चुंबक को बड़ा या कम कर दीजिए, मतलब कि चुंबक बड़े वाले चुंबक आप साथ में पड़ोस में रख दीजिए उतनी दूरी पर तो बल बढ़ जाएगा, चुंबक का साइज छोटा कर दीजिए तो बल काफ़ी कम हो जाएगा, अर्थात उनके मास की मैं बात कर रहा हूँ, डेंसिटी की बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास आ गए। इन स्टेटमेंट्स को हमने साथ में मिलाकर रख दिया, केवल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर रख दिया। और इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हमें बराबर लगाने के लिए क्या चाहिए, हमको एक कांस्टेंट चीज चाहिए जो कि कभी वैल्यू चेंज ना हो। कांस्टेंट का अर्थात मतलब क्या होता है, जो कभी चेंज ना हो, जो हमेशा नियत रहे, कांस्टेंट रहे, सार्वत्रिक सभी जगह पर। तो g यहाँ पर न्यूटन ने कहा यहाँ पर कोई वैल्यू आप g रख दीजिएगा। और उसकी स्टडी करने से पहले उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के काफ़ी साल बाद सर हेनरी कैवेंडिश ने इस g की वैल्यू को निकाला इतना 6.6732 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स 2। ये मात्रक कैसे आया, ये मात्रक इसी से हम लोग निकाल सकते हैं। F = g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, F के नीचे 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो g m1 m2 1 जा g m1 m2 हो गया = F × r स्क्वायर, FR स्क्वायर हो गया। g को रोक लिया क्योंकि g की वैल्यू निकालनी है हमें, m1 m2 गुणा में था तो इसको नीचे ले गए तो m1 m2 नीचे आ गया। तो ये हमारा g का फार्मूला निकल आया। इसी फार्मूले से आप g को पक्षांतर कर सकते हैं, इसी फार्मूले से आप r निकाल सकते हैं, इसी फार्मूले से आप मास निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला इस प्रकार से बनता है, रटने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन और जो पूरा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, आशा है पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक तो ज़रूर बनता है। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको इसी टॉपिक पर इसी प्रकार से लीव कर रहा हूँ और तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, आपका दिन शुभ हो।